Let's study together history for semester third examination यूनिट 1। प्राग ऐतिहासिक काल एवं सिंधु घाटी सभ्यता। पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण काल में अंतर को हम लोग समझते हैं। प्राग पाषाण जो था, जिसको कि हम लोग पैलोलिथिक के नाम से जानते हैं, शिकार, फलों पर जो कि निर्भर जीवन को, खुरदुरे पत्थर के औजार, आग का प्रयोग, ये सब होता था प्राग पाषाण यानी जो पाषाण काल था उसमें। फिर मध्य पाषाण की बात करते हैं तो यहाँ पे छोटे माइक्रोलिथिक जो औजार थे वो आ चुके थे। इसे हम लोग मछली पकड़ना, जो कि प्रारंभिक पशुपालन है, वो सब काम होता था। नवपाषाण में नियोलिथिक आ चुके थे। यहाँ पर कृषि की शुरुआत हो चुकी थी। घिसे पॉलिश किए औजार, अस्थाई गांव, मिट्टी के बर्तन, ये सब चालू हो गया था। अब सिंधु घाटी सभ्यता की जो है वो मुख्य विशेषताओं के बारे में हम समझते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उनकी मुख्य विशेषताओं की तो यहाँ पे जो था ना, एक सुव्यवस्थित नगर का नियोजन था कि अच्छे तरीके से रूम को बसाया हुआ था। सब लोग बिल्कुल ड्रेनेज सिस्टम जो भी है कि नली का आवागमन, रूम, सोसाइटी, कैसे लोगों को रहना है, उनका जो रहने की व्यवस्था था बिल्कुल सुव्यवस्थित तरीके से। इधर उधर व्यवस्था जो कि आज के झुग्गी झोपड़ियों की तरह नहीं था, जो भी व्यवस्थित, जो भी आज VIP कॉलोनी है उस तरीके की व्यवस्था उस टाइम था। पक्की ईंटों के घर थे वहाँ पे। उत्कृष्ट जल निकासी की व्यवस्था थी। ग्रेट बाथ अनाज भंडार, जो कि ग्रेट बाथ एक मतलब कि वो लोग जैसे कि होली रिवर होता है, जैसे कि हम लोग में कुछ होता है कि इंपॉर्टेंट डे होता है, जैसे कि कोई मेन फेस्टिवल होता है तो हम लोग नदी इत्यादि में नहाने जाते हैं, तो उस टाइम वहाँ पे ग्रेट बाथ इत्यादि का था। फिर मानक भार माप था। मानक का जो भार माप होता है, जैसे कि जो वजन तौलने वाला ही है ना, तो वही था। व्यापार एवं कुटीर उद्योग, उस टाइम भी जैसे कि लोग थे तो लोग भी व्यापार करते थे अपनी चीज़ों का छोटा छोटा। उस टाइम भी लोग जो एंटरप्रेन्योरशिप जो होता है, जो बिजनेस होता है, वो कुटीर उद्योग करते थे। शांतिपूर्ण एवं धारणात्मक संस्कृति, धार्मिक मंदिर, जैसे कि वहाँ पे शांतिपूर्ण लोग रहते थे और किस तरीके का मतलब जो कि मंदिर है वो नहीं पाए गए, लोग शांति से उस तरीके से रहते थे। अब सिंधु सभ्यता के पतन के कारण क्या थे, तो वहाँ का जो जलवायु है वो परिवर्तन हो गया था, जैसे कि वहाँ पे पता चलता है। फिर एक मोहनजोदाड़ो का एक मूवी भी है, तो उसमें बताया कि जो बाढ़ था वो आ गया था इस कारण से। नदियों का मार्ग का बदलना, नदी ज़्यादा आ गया तो फिर बाढ़ आ गया, फिर बार बार बाढ़ आने लगा तो धीरे धीरे उसका सब चीज़ जो बिल्डिंग था बार बार था वो ढहने लगा, तो फिर बार बार लोग उसको बना नहीं पा रहे थे, तो इस तरीके से व्यापार जो था, बाढ़ आने से सारा व्यापार भी खत्म हो जाता था, तो फिर वही फिर पर्यावरणीय संकट, वही जो भी कि बाढ़ बाढ़ इत्यादि जो भी पर्यावरण। वैदिक काल एवं महाजनपद, जो कि वैदिक काल है और उसका जो महाजनपद है। प्रारंभिक और उत्तर वैदिक काल में हम लोग अंतर समझते हैं। देखो, जो प्रारंभिक वैदिक काल था वो पशुपालन आधारित था। वहाँ पे जो समाज था वो सरल था और जाति उतना कोई था नहीं। सभा समिति उस टाइम मजबूत था। और जो उत्तर वैदिक काल था, यहाँ पे कृषि जो होता वो होने लगा था। जो समाज की व्यवस्था थी वो जटिल हो गई थी और जाति व्यवस्था को भी कठोर कर दिया गया था। जो जाति व्यवस्था थी उसको भाग दिया गया था। और यहाँ पे जो सभा समिति था, जो प्रारंभिक था उसमें सभा समिति मजबूत था, और जब उत्तर वैदिक काल आया तो उसमें राजा को शक्तिशाली कर दिया गया था। महाजनपद क्या थे उनके उदाहरण, तो देखिए, महाजनपद जो तो ईसा पूर्व 6वीं सदी में बने 16 शक्तिशाली राज्य थे, जैसे कि मुख्य जिसके प्रमुख महाजनपद कौन कौन से थे, तो मगध, कौशल, अवंती, वत्स, कांची, मल्ल, ये सब, ठीक है ना। और महासंघ कौन कौन से थे, तो जहाँ राजा नहीं बल्कि एक समिति या सभा शासन करती थी, या वैशाली का जो नाम आता है वो आता है कि वहाँ पे जो कि सभा शासन करता था, ठीक है, जैसे कि गणराज्य जो बोला जाता है वो, तो वज्जी महासंघ थी, ठीक है ना। अब हम जानेंगे जैन और बौद्ध धर्म के बारे में। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय का कारण क्या था, तो वैदिक कर्म कांडों का बहुत ही ज़्यादा विरोध होने लगा था, इसलिए ब्राह्मणों की जो बढ़ती संख्या थी उसके लिए जाति व्यवस्था की कठोरता, जो जाति व्यवस्था थी वहाँ पर बहुत ज़्यादा कठोर था कि जो लोअर कास्ट है उनको ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसा नहीं करना, ये नहीं पढ़ना, वो नहीं, तो इस तरीके की जो चीज़ें थी उस तरीके से वो करके जो उनको था ना कि बहुत ज़्यादा उनको कष्ट उत्पीड़न ये सब था, तो इस कारण से बौद्ध और जैन धर्म का हो गया। नगरों और व्यापारों का विकास हुआ, ठीक है। साधारण सरल नैतिक जीवन की आवश्यकता, कुछ मतलब ज़्यादा उसको बढ़ा चढ़ा करके जो धर्म थे वो दिखा रहे थे, तो जैन और बौद्ध धर्म उसको सिंप्लीफाई करके एक नैतिक और सरल जीवन की राह दिखा रहे थे, तो लोगों को लगा कि यही ठीक है। अब बौद्ध धर्म की मुख्य शिक्षाएं उन्होंने क्या कौन सी शिक्षा दी, देखें तो 4 आर्य सत्य उन्होंने दिया, आस्तिक मार्ग की दिया, मध्यम मार्ग का दिया, कर्म एवं पुनर्जन्म का शिक्षा दिया, अहिंसा करने का दिया, मतलब अहिंसा से हम लोग को रहना है वो बताया, हिंसा नहीं करना है उसके बारे में बताया। फिर जाति का जो विरोध है वो, वैदिक यज्ञों का निषेध, ये सब बताया। जैन धर्म में कौन कौन सी शिक्षा दिया वो देखते हैं। पंच महाव्रत, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ठीक है, जैन धर्म की ये पंच महाव्रत शिक्षाएं हैं। अब हम लोग थोड़ा सा मौर्य समाज के बारे में जानेंगे, डिटेल छोटा छोटा। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रशासन, ठीक है ना, केंद्रीकृत शासन था, मंत्री परिषद था, जासूसी व्यवस्था, अर्थशास्त्र के अनुसार जो अर्थशास्त्र जो थे कौटिल्य थे, तो वो एक बहुत ही बड़े चाणक्य थे, वो किस तरीके से सोसाइटी को चलाना है, जो सोसाइटी के नॉर्म्स होते हैं वो उनको सब कुछ पता था, तो वो कि हाँ जासूसी करना जरूरी है, क्योंकि आपके डेवलपमेंट, आपके दुश्मन किस तरीके से आपको वो
कैंडिडेट कर रहे हैं तो ये सब चीज़ें जरूरी है, तो वो ठीक है। संगठित सेना, फिर कठिन कर व्यवस्था, जो कर का व्यवस्था था, प्रांतों में कुमार शासक जो भी है इस तरीके का। अब हम बात करेंगे कि अशोक का जो था धर्म क्या था, तो अहिंसा, सभी धर्मों का सम्मान। अशोका द ग्रेट, अकबर द ग्रेट क्यों कहा जाता है कि वो लोग दोनों धर्मों का सम्मान करते थे इसलिए, ठीक है ना। तो अहिंसा, एक सभी धर्मों का सम्मान, बुजुर्गों का आदर, प्राणियों की रक्षा, नैतिक जीवन, सामाजिक कल्याण, धम्म महात्मों की नियुक्ति, ठीक है। अब मौर्य समाज का पतन के कारण को समझते हैं, तो कमजोर उत्तराधिकारी, विशाल साम्राज्य को संभालना कठिन, केंद्रीय सत्ता कमजोर हो गई थी, आर्थिक संकट और प्रांतीय विद्रोह होने लगा था, ठीक है। उत्तर मौर्य काल, इंडो ग्रीक, शका, कुषाण, शतवाहन। इंडो ग्रीक, शक और कुषाणों का योगदान। इंडो ग्रीक जो थे ना, उत्तम सिक्के, हेलेनिस्टिक कला, ठीक है। शक जो थे क्षत्रप शासन प्रणाली, ये प्रणाली वहाँ पे चला। कुषाण, कनिष्क, गंधार कला, रेशम मार्ग इत्यादि, ठीक है। और सातवाहन वंश का महत्व क्या था? दक्षिण भारत का पहला बड़ा साम्राज्य कौन सा था? तो सातवाहन, ठीक है ना। गौतमी पुत्र सातकर्णी महत्वपूर्ण राजा थे, ठीक है। व्यापार मार्गों का विकास, अमरावती स्तूप, भूमि दान प्रथा। गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, क्यों कहा जाता है ये समझते हैं। जैसे कि साहित्य का उत्कर्ष जो है वो कालिदास के द्वारा माना जाता है, विज्ञान का आर्यभट्ट, ये सब जो थे गुप्त काल में ये सारी चीज़ें हुई थी, इसलिए कौन कौन सी चीज़ें हुई थी जिसके कारण को स्वर्ण। साहित्य का उत्कर्ष कालिदास के द्वारा, विज्ञान का आर्यभट्ट, कला का अजंता चित्रकला, मूर्तिकला का सांची सारनाथ, आर्थिक समृद्धि हुआ था, स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन, स्थिर शासन व्यवस्था। इसलिए गुप्त प्रशासन की मुख्य विशेषताओं को जानते हैं, ठीक ना। गुप्त जो गुप्ता के थे, विकेंद्रित शासन व्यवस्था था, जो प्रांत था वो मतलब मुक्ति की तरह था, जिला जो था विषय था, गांव ग्राम इस सब तरीके की, भूमिदान ब्राह्मणों को, लेकिन सेल्फ गवर्नमेंट का भी विकास होता है यहाँ पे। समुद्रगुप्त के सैन्य अभियानों का वर्णन हम देखिए, इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। जो समुद्रगुप्त थे उनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। प्रयाग स्तंभ लेख में 12 दक्षिणी राजाओं का पराजय वर्णन किया गया है। आर्यव्रत का विजय के बारे में बताया गया है, पड़ोसी राज्य पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए, ठीक है ना। अब हम लोग जानते हैं कि गुप्ता काल एवं स्थापत्य के बारे में, अजंतों के भित्ति चित्र, लौह स्तंभ, इन्होंने क्या क्या स्थापित किया था गुप्त काल में, क्या क्या, ये सब मंदिर निर्माण की शुरुआत, गणेश विष्णु बुद्ध की उत्कृष्ट मूर्तियां जी थी वो सब स्थापित किया गया था, ठीक है। अगले वीडियो में और क्वेश्चन को समझेंगे। लेट्स स्टार्ट सेकेंड पार्ट ऑफ आवर स्टडी, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया, लेट्स वी स्टार्ट सेकेंड पार्ट। पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण जो कि कालीन का अंतर जो था उसको हमने पढ़ा ना। प्राग पाषाण, इसमें कि खुरदुरे औजार, शिकार, वन, फल, आग का प्रयोग, ठीक है ना। मध्य पाषाण में माइक्रोलिथिक औजार, मछली पकड़ना, प्रारंभिक पशुपालन स्टार्ट हो गया था। इसमें कृषि, पॉलिश किए गए औजार, गाँव, मिट्टी के बर्तन, कपड़ा बुनाई, ये सब चीज़ें जो थी स्टार्ट हो गई थी। अगर हमसे पूछा जाएगा कि आप 3 चीज़ों में अंतर बताइए, जो कि पाषाण था, मध्य पाषाण, नव पाषाण काल में अंतर, तो इसके पॉइंट्स को हम समझ लेते हैं, बाद में इसको इलोपरेट करके थोड़ा सा समझ के लिख सकते हैं। देखिए क्या यहाँ पे जो थे वो खुरदुरे औजार जो थे वो स्टार्ट होने लगे थे। शिकार, वन से लोग फल तोड़ के खाते थे। आग का प्रयोग स्टार्ट हो चुका था। लेकिन जो मध्य पाषाण था, यहाँ पे छोटे छोटे औजार जो थे वो बनने लगे थे, मछली को पकड़ना। प्रारंभिक पशुपालन जो था वो स्टार्ट हो गया था। नव पाषाण में जो कृषि हो गया था, पॉलिश किया गया, औजार आ गया था, गाँव शुरू हो चुका था, मिट्टी के बर्तन स्टार्ट हो चुके थे और कपड़ा की बुनाई भी चालू हो गई थी। अब जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके मुख्य विशेषताओं को हम लोग समझते हैं। देखिए क्या है कि यहाँ पे नियोजित नगर आ चुके थे, पक्की ईंटें थी उस टाइम, उत्कृष्ट जल निकासी की प्रणाली थी, ग्रेट ब्राथ था, अनाज भंडार था, तौल माप की एकरूपता थी, शहरी संस्कृति थी, व्यापार और कुटीर उद्योग था। सिंधु सभ्यता का पतन का कारण सबको पता है कि जलवायु का परिवर्तन हो गया, नदियों का मार्ग बदलने लगा, बार बार बाढ़ आने लगे, व्यापार का हास्य होने लगा, पर्यावरणीय परिवर्तन आने लगा। सिंधु सभ्यता के प्रमुख नगरों पर हम लोग को नोट लिखना है। तो देखिए हड़प्पा जो था, अनाज भंडार, कंकाल, ताम्र उपकरण, ठीक है ना। हड़प्पा किस लिए था? तो अनाज भंडार, कंकाल और ताम्र उपकरण। मोहनजोदड़ो, ग्रेट बाथ, स्नान घर, धोलावीरा, 3 भागों में विभाजित नगर, ठीक है ना। कालीबंगन जो था, अग्निकुंड, हल चलाने के लिए, हल चलने के निशान, वहाँ पे अग्निकुंड है और हल चलने का निशान है कालीबंगन में। धोलावीरा जो है वो 3 भागों में विभाजित नगर है। मोहनजोदड़ो में ग्रेट बाथ और स्नान नगर था, ठीक है ना, स्नान नगर, ठीक है। हड़प्पा जो था वहाँ पे अनाज भंडार, कंकाल और ताम्र उपकरण ये जो भी मिले हुए हैं, ठीक है, नोट पे। अब वैदिक काल और महाजनपद के बारे में समझते हैं, ठीक है ना। प्रारंभिक और उत्तर वैदिक काल का हमने जाना कि जो प्रारंभिक था वो गाय आधारित प्रशासन, मतलब कि पशु से रिलेटेड, और जो उत्तर वैदिक था वो कृषि से रिलेटेड, कृषि यानी कि खेती, फल फूल, ये सारी चीज़ें होने लगी। यहाँ पे सामाजिक समानता था। जो प्रारंभिक वैदिक काल था वहाँ पे सामाजिक समानता था, ठीक है। जो उत्तर आया उसमें जाति व्यवस्था हो गई, वो कठोर हो गई, ये सब जाति के सब भेदभाव होने लगा। उस टाइम जो था प्रारंभिक वैदिक काल, वहाँ पे सभा समिति का महत्व था। लेकिन जो उत्तर वैदिक काल था वहाँ पे
राजा शक्तिशाली होने लगा और राजा का महत्व होने लगा। इसमें जो प्रारंभिक वैदिक काल था, स्त्रियों को जो उच्च स्थान दिया गया था और उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की जो स्थिति थी उसको कमजोर कर दिया गया। महाजनपद क्या थे, उनके प्रमुख नाम बताए। तो देखिए, छवीं सदी ईसा पूर्व के 16 बड़े राज्य, इनको हम लोग महाजनपद के नाम से जानते हैं। छठवीं जो सदी है ना, ईसा पूर्व के 16 बड़े राज्य प्रमुख कौन कौन से थे, तो मगध, कौशल, अवंती, वत्स, काशी, मल्ल, कुरु, पांचाल। ठीक है, मगध साम्राज्य के उदय के कारण कौन कौन से थे, तो लोहे के हथियार, उपजाऊ भूमि, हाथियों की उपलब्धता, नेतृत्वशील राजा बिंबिसार, अजात शत्रु, रणनीतिक भू स्थिति, ये सारी चीजें होती है मगध साम्राज्य के उदय के कारण थे। क्या था, उन लोगों के पास लोहे का हथियार था, उपजाऊ भूमि थी, हाथियों की उपलब्धता थी, नेतृत्वशील राजा थे बिंबिसार, अजात शत्रु, रणनीतिक भू स्थिति थी। यूनिट 3, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। जैन और बौद्ध धर्म के उदय के कारण क्या क्या अंश थे, तो वैदिक यज्ञों का विरोध जो था वो होने लगा था। वैदिक यज्ञों का लोग विरोध करे, लोग को ऐसा धर्म एक चाहिए था जिसमें कि वैदिक यज्ञ ये सारी चीज़ें ना हो। जाति व्यवस्था की कठोरता, जो जाति व्यवस्था थी बहुत ही ज़्यादा कठोर थी, तो लोगों को चाहिए था कि नहीं भाई एक जाति व्यवस्था ऐसा कठोर वाला नहीं, मतलब एक चाहिए कि हम लोग को जहाँ पे जाति वाति भेदभाव ना हो और हम लोग एक अच्छे से रह पाए। व्यापारियों का उदय हो रहा था तो उनको चाहिए था उनके हिसाब से अपना धर्म, सरल धर्म की एक आवश्यकता थी। समाज में बहुत ज़्यादा असमानता हो गया था जाति भेदभाव के नाम पे, तो लोग को एक ऐसा धर्म चाहिए था जो कि जाति भेदभाव ये सब ना करे, वो सब। अब बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं है वो क्या है, 4 आर्य सत्य, आस्तिक मार्ग, मध्यम मार्ग, कर्म सिद्धांत, अहिंसा, जाति का विरोध और निर्वाण प्राप्ति। और जैन धर्म की शिक्षाएं कौन कौन सी है, पंच महाव्रत, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, कर्म, मोक्ष, पुनर्जन्म सिद्धांत, कठोर तपस्या। लेट्स द अनदर पार्ट स्टार्टेड ऑफ द वी आवर क्वेश्चन। जैन धर्म की जो है उनकी शिक्षा के बारे में समझते हैं। जैन धर्म में कौन कौन सी जो शिक्षा है वो दिया गया था, तो पंच महाव्रत का शिक्षा दिया गया था। एक अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, कर्म, मोक्ष, पुनर्जन्म सिद्धांत, कठोर तपस्या। बौद्ध धर्म का प्रसार क्यों हुआ, तो जो उनका जो भाषा था वो सरल था, पाली भाषा था। संघों की स्थापना होने लगी उस समय। राजाओं का संरक्षण, अशोक जो थे ना वो संरक्षण प्रदान किए बौद्ध धर्म को, वो भी प्रचार किए, सब किए। व्यापार मार्गों से इसका प्रसार होने लगा कि जिस तरीके से व्यापार होता था उसी मार्गों से ये बौद्ध धर्म के जो लोग हैं वो जा करके अपना प्रसार करने लगे। ठीक है, और यूनिट 4, मौर्य सम्राट। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रशासन का वर्णन। ठीक है, अब वो जो उनका चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था वो एक केंद्रीकृत शासन था, वहाँ पे मंत्री परिषद भी था, जासूसी तंत्र, अर्थराज व्यवस्था जो कि कौटिल्य चाणक्य जो थे उनके हिसाब से ये जासूसी तंत्र भी उन लोगों के में था। एक नियमित सेना थी, प्रांतों में कुमार थे, कर व्यवस्था वहाँ पे था, टैक्सेशन व्यवस्था। अशोक का धर्म क्या था, तो वहाँ वो अहिंसा को मानते थे, तो वो अहिंसा को प्रमोट करते थे। धार्मिक सहिष्णुता को, माता पिता के प्रति आदर, नैतिक जीवन, पशु का संरक्षण, दया, करुणा, धम्म महामतों की नियुक्ति, ये सब उनका जो था धम्म ज़्यादा होती थी। अब मौर्य साम्राज्य का पतन के कारण कि अशोक के बाद जो था वो कमज़ोर राजा, अशोक के बाद जो राजा हुआ वो उस तरीके का नहीं आया, कमज़ोर राजा आने लगा। फिर सैन्य का कमजोरी होने लगा, फिर आर्थिक संकट भी हो गया, फिर विशाल साम्राज्य को नियंत्रित करने में कठिनाई आने, जो भी विशाल साम्राज्य था उसको नियंत्रित करने में कठिनाई आने लगी। फिर प्रांतीय विद्रोह होने लगा, फिर इस तरीके से चीज़ें वो मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। उत्तर मौर्य काल जो था, इंडो ग्रीक शाका कुषाण सातवाहन के बारे में आप जानते हैं। ठीक है ना, इंडो ग्रीक शक और कुषाण का योगदान क्या था, तो जो इंडो ग्रीक थे वो उच्च गुणवत्ता के सिक्के, हेलेनिक कला और शक का क्या था कि छत्र प्रणाली, मुद्रा निर्माण। कुषाण लोग जो थे वो कनिष्क, गंधार, कलारी, सब मार्ग व्यापार इत्यादि करते थे। फिर सतवाहन वंश का जो महत्व था वो क्या था कि दक्षिण का पहला बड़ा साम्राज्य था वो। गौतमी पुत्र सातकर्णी जो थी वहीं की थी। फिर व्यापार का केंद्रों का विकास हुआ, अमरावती स्तूप हुआ, जो सतवाहन वंश का महत्व था ये सब हम बता रहे हैं। फिर भूमि का दान उन लोगों ने किया। फिर गुप्त काल को स्वर्णकाल युग क्यों कहा जाता है, क्योंकि गुप्त काल को स्वर्ण युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके काल में कला, साहित्य, विज्ञान सब चीज़ का विकास हुआ। कालिदास, आर्यभट्ट, उत्कृष्ट मुद्राएं आई, स्थिर शासन आया, समृद्ध अर्थव्यवस्था हुई और अजंता का स्कूल आया। गुप्त प्रशासन की विशेषताएं, उनकी विशेषताएं ये हैं कि वो एक जो था विकेंद्रीकृत शासन था, प्रांत जो था वो मुक्ति था, जिला, विषय, गांव, ग्राम, भूमि दान, स्थानीय स्वशासन, ये सारी चीज़ें जो थी उनके में अच्छी हुई थी। समुद्रगुप्त था उनका विजय का अभियान क्या था, उनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। उन्होंने प्रयाग प्रशस्ति जो था
विजावियन, फिर आर्यावर्त विजय, दक्षिण भारत के 12 राजाओं को पराजित करने, ठीक है, पड़ोस से राज्यों पर उनका प्रभुत्व जमाना, गुप्त काल और स्थापित की, जो गुप्त काल है उनके स्थापित की विषय, तो उन्होंने अजंता की चित्रकला, लौह का स्तंभ, मंदिर निर्माण की शुरुआत, सुंदर मूर्ति कला, सारनाथ, मथुरा, ये सब में स्टार्ट करा दिया था, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन हो गए और नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं।